लोगे, मुझे कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां तुम चुकोगे वहां मैं कलम उठाऊंगा। क्या कॉन्फिडेंस है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि मनसबदारी जागीरदारी पर कोई क्वेश्चन कहीं पूछेगा तो हम लिख डालेंगे उसको। बिल्कुल यही मनोबल चाहिए। अब देखो यहां पर अमीर वर्ग में तुमको याद ही करा देता हूं। बाबर मध्य एशियाई अमीर वर्ग चगताई स्वरूप याद रहेगा। फिर लिखोगे आगे हुमायूं के समय इसने परेशानी पैदा की। जब हुमायूं जब संकट में था तो अमीर वर्ग ने उसके सामने चुनौती खड़ी की। फिर आगे दो कि अकबर के समय हाँ अमीर वर्ग ने समय समय पर विद्रोह किया, जैसे 61 और 62 में और 1580-81 में अकबर ने अमीर वर्ग के मध्य एशियाई अथवा चगताई स्वरूप को बदलना चाहा, क्योंकि मध्य एशियाई अमीर वर्ग के साथ ही थे। अगर मुगलों को दावा था कि हम चंगेज और तैमूर के वंशज हैं, तो अमीर वर्ग कहते थे कि हम भी अमुक के वंशज हैं। तो उनमें भी वही परंपरावाद और उनमें भी वही वंशानुगतता का गर्व था जो गर्व मुगलों में था। तो उसके स्वरूप को बदलने के लिए अकबर ने क्या किया, बड़ी संख्या में राजपूतों को ले लिया, तो उसे हिंदू कुल तो उसके अमीर वर्ग के आधार का विस्तार हुआ। आगे जहांगीर ने अफगानों को अमीर वर्ग में शामिल कर लिया। पहली बार अफगानों को जहांगीर ने ही शामिल किया है, और जहांगीर ने ही सतीश चंद्र के अनुसार मराठों को भी शामिल किया। लेकिन दूसरे सोर्स में मराठों का क्रेडिट शाहजहां को दिया जाता है, तो हम शाहजहां को ही लेंगे। शाहजहां ने मराठों को शामिल किया, और औरंगजेब के समय तुम देखते हो कि मराठा अमीरों की, जो कि दक्कन में उलझा हुआ, तो अंधाधुंध मराठा अमीरों की नियुक्ति हुई। और औरंगजेब के समय इसलिए हिंदू अमीरों की संख्या बढ़कर हो गई 1/3, 33%। तो अब अमीरों का, लेकिन अब इस तरह से अमीरों का सामाजिक आधार का व्यापक विस्तार हुआ। तो अब विभिन्न मुगल शासकों के समय अमीरों का तो तुमको याद ही हो गया, अकबर राजपूत, अफगान जहांगीर, शाहजहां मराठा, औरंगजेब मराठा की अंधाधुंध नियुक्ति, और टोटल 33% अमीर हिंदू। अब उसके बाद नियंत्रण कैसे रखते थे, तो नियंत्रण में एक तुम रखोगे कि मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था के माध्यम से राज्य के संसाधन पर निर्भर बना दिया। अकबर के समय हुलिया और दाग की पद्धति को, हुलिया और दाग समझते हो ना मनसबदारों। अब मीर बख्शी बहुत कड़ाई से निरीक्षण करता था उनके घुड़सवारों की। अरे सभी मनसबदार को तो सैनिक दायित्व होते थे, सिविल हो सैनिक सभी दायित्व होते थे। तीसरा हम बताएंगे राजगमिता कानून। राजगमिता कानून का हॉकिंस और बर्नियर ये सबने बड़ी तीखी आलोचना की। राजगमिता कानून को बोलते हैं लॉ ऑफ स्ट्रीट। कोई भी अमीर जब मरता था तो उसके जागीर को राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता था, और तब उसके उत्तराधिकारियों को राज्य के द्वारा आवंटन किया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्ट अपने उत्तराधिकारी को अपना जागीर आवंटन नहीं कर सकते हो। इसी बात पर इस पर हॉकिंस और बर्नियर दोनों ने मुगल साम्राज्य को एक क्या कर सकते हो कि वो प्राक निरंकुशता का उदाहरण माना है कि अरे तो सबकी संपत्ति ही छीन लेता है। तो एक्चुअली उसने गलती की कि उसने यूरोप के जमींदार वर्ग की तुलना यहाँ के जागीरदारों से कर दी। जमींदार का पुश्तैनी हक होता है, तो मुगल जमींदार का कहाँ छीनते थे, ये तो जागीरदार का छीनते थे, जो उनका एम्प्लॉई है उनको यही देते थे। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि बाप सीधे बेटे को दे दे, बाप मर गया और बेटा बन गया। आखिर आप अधिकारी हो तो अनुमोदन तो राज्य से ही लोगे ना। दूसरी बात है कि ये जो अधिकतर जो जागीरदार होते थे वो बहुत कर्ज लिए होते थे राज्य के खजाने से, और मर जाते थे तो पहले राज्य उनको एडजस्ट करता था रकम की, भाई कितना लेनी देनी है, फिर उत्तराधिकारी को देता था। तो यह एक तरीका हो जाता था। तो इस तरह से अमीरों पर नियंत्रण रखते थे। तीन तुमको याद ही हो गया होगा। अब देखो कैसे तुमको, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तुम चुटकी बजाते हुए लिख दोगे क्या? हाँ लिखिएगा, बाबर और डैश दे दो। बाबर